दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए मोदी ने बिहार में धारा 370 और लालू राज का डर दिखाकर वोट मांगे। राहुल ने मजदूरों की पीड़ा याद दिलाई तो तेजस्वी ने कहा रोजगार देंगे। दोस्त ट्रंप ने फिर भारत पर की भद्दी टिप्पणी, मोदी का बना मजाक। हाथरस कांड के विरोध में और दलितों ने दी धर्मांतरण की चेतावनी। फारूक, महबूबा और लोन ने धारा 370 की बहाली के लिए हाथ मिलाए। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया के चाल चरित्र से हम आप भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। वो किस तरह से सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और समाज में जहर फैला रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसको पढ़कर अपने लिए एक सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि satyhindi.com पत्रकारों द्वारा संचालित एक संस्थान है, पत्रकारिता संस्थान है, और हम पत्रकारिता के उसूलों पर चलकर ही इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बढ़ावा, आपका प्रोत्साहन हमें मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बिहार के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धारा 370 और राम मंदिर याद आ रहे हैं। सासाराम और गया की चुनावी रैलियों में मोदी ने धारा 370 के मसले को उठाते हुए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि देश वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ये लोग इसकी बहाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर दलालों, बिचौलियों की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया। आरजेडी पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा, इन लोगों ने 15 साल के शासनकाल में बिहार को लूटा और अपनी तिजोरियां भरी। जब बिहार ने उन्हें बेदखल किया और नीतीश जी ने को मौका दिया गया तो ये बौखला गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने 10 साल तक यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। 10 साल तक यूपीए सरकार के लोग नीतीश कुमार को काम नहीं करने देते थे। इसके अलावा गया की रैली में मोदी ने लालू राबड़ी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 90 के दशक में बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, इसे आपने अनुभव किया है। वो कुशासन और अव्यवस्था आज भी बिहार की समस्याओं की जड़ में है। तो प्रधानमंत्री के भाषण से एक तो ये लग रहा है कि उनके पास स्थानीय मुद्दे नहीं हैं, स्थानीय मुद्दों पर वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी और एनडीए की कमजोर नब्ज है। इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार रही है उसने कुछ विशेष काम नहीं किया है और इसको लेकर भारी असंतोष बिहार के मतदाताओं में है। इसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा, इसीलिए वो धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं, जिनका बिहार की जो मौजूदा हालत है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बिहार के मतदाता परेशान हैं, नौकरियों, रोजगार के लिए उन्हें परेशानी बाढ़ से है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं, और तमाम तरह की वो समस्याएं जिनके लिए लालू राज को बार बार दोषी ठहराया जा रहा है वो आज भी बरकरार हैं। तो 15 साल में आखिरकार नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार ने किया क्या? तो इसके लिए मतदाताओं को बरगलाना या उन्हें भ्रम में रखना ये अब संभव नहीं है। लालू राज का भूत खड़ा करके, डर पैदा करके, हवा खड़ा करके प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार और बीजेपी ये सब चाहते हैं कि मतदाताओं को गोल बंद किया जाए। लेकिन मतदाता अब उस डर से निकल चुके हैं और वो जानते हैं कि अब वापस बिहार पीछे नहीं जा सकता है, उसे आगे जाने के लिए कोई परिवर्तन चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि उस तरह से इस गठबंधन को लेकर उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा। खासतौर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त
हवा दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री किसी तरह से नीतीश कुमार का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सरकार का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो आधार नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनको वो बता सकें। और फिर उनके खुद किए वादे भी झूठे निकले हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने बोली लगाकर बिहार में देने की बात की थी, लेकिन वो पैकेज कभी आया ही नहीं। बिहार के लिए उनकी सरकार ने क्या किया कहीं दिख नहीं रहा है। फिर नीतीश सरकार भी फेल रही है प्रवासी मजदूरों के सवाल पर और तमाम तरह के मोर्चों पर। तो प्रधानमंत्री अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटाकर धारा 370, राम मंदिर, राफेल वगैरह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ये असफल सी कोशिश होगी। हम ये भी देख चुके हैं कि जिन भी राज्यों में पहले भी चुनाव हुए हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री अमित शाह ने धारा 370 और इसी तरह के मुद्दों को उठाकर पोलराइज करने की कोशिश की मतदाताओं में, लेकिन वो हुआ नहीं। एक के बाद एक राज्यों में लगातार बीजेपी की हार होती रही है और उससे भी ना तो प्रधानमंत्री ने कोई सबक सीखा है, ना ही उनकी पार्टी के नेताओं ने, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे समय में जब बिहार के मतदाता कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ विकास की बातें सुनना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन की बातें सुनना चाहते हैं, तो आप लालू राज का हवा खड़ा कर रहे हैं, उसका राग अलाप रहे हैं। तो जाहिर है इसका कोई असर मतदाताओं पर दिखेगा, होगा, जो कि उम्मीद कर रही है बीजेपी और जेडीयू कि मोदी का कार्ड, मोदी का आकर्षण, मोदी का जादू चलेगा और उससे उनकी सरकार बच जाएगी। ऐसा लगता नहीं है। अगली खबर लेते हैं। एनडीए के जवाब में महागठबंधन ने भी धुआंधार रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी की नवादा के हिसुआ में हुई रैली में भारी भीड़ उमड़ी। राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे सिर्फ अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा कि लोगों को नोटबंदी के दौरान परेशानियां हुई और सारा पैसा हिंदुस्तान के अमीर लोगों की जेब में चला गया। उन्होंने कहा बिहार के किसानों मजदूरों की सरकार यहाँ लानी है और एनडीए को हराना है। कोरोना के वक्त में बिहार के मजदूरों को दिल्ली और बाकी प्रदेशों में भगाकर बिहार भेजा। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, उन्होंने आपको बुलाया नहीं, नीतीश ने आपको बुलाया नहीं, आपकी मदद नहीं की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने फिर रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर वे मुख्यमंत्री बने तो पहली कलम चलाकर 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में घूसखोरी बढ़ी है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। 15 साल में बिहार में क्या हुआ ये सबको पता है। जिनके पास रोजगार था उनसे भी मोदी नीतीश ने छीन लिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी से बिहार संभलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल और क्या देना। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि नया बिहार बनाना है और वे धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। तो मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी ने थोड़ा सा बिहार के मसलों को उठाया, उनको छुआ और सरकार का क्रिटिसिज्म भी किया। विपक्षी दल होने के नाते ये सुविधा विपक्षी दलों को मिल जाती है कि सत्तारूढ़ दल के पर वो प्रहार कर सकें, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको उठाना और उनके ज़रिए लोगों के दिल तक पहुंचना, ये शायद तेजस्वी यादव बेहतर तरीके से कर रहे हैं और इसीलिए राहुल या मोदी दोनों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है, ज़बरदस्त तरीके से लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, उनमें जोश व खरोश है। ऐसा नहीं लगता कि भीड़ पैसे देकर लाई गई हो, जैसा कि आमतौर पर मोदी जी की रैली में होता है, आयोजित प्रायोजित भीड़ इकट्ठी की जाती है, वैसा नहीं लग रहा। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव बहुत ही ज़मीनी मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने ही 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया, जिसके बाद एक पूरा माहौल बनना शुरू हो गया और इस माहौल से घबराकर बीजेपी ने फिर 19 लाख नौकरियों का वादा कर डाला। तो ये तेजस्वी का जो चुनाव अभियान है और जो चुनाव का एजेंडा है और चुनाव के जो वादे हैं, वो ऐसा लगता है कि बिहार के मतदाताओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं और वो इस चुनाव पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि
अगर बिहार का देखें, नेशनल लीडर्स को छोड़ भी दें, तो बिहार के नेताओं में नीतीश या बीजेपी के किसी और नेता के मुकाबले आरजेडी के तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं हर लिहाज से। उन्होंने अपने स्टाइल को चेंज भी किया है, वो ज़्यादा ईमानदार दिख रहे हैं, ज़्यादा प्रतिबद्ध दिख रहे हैं बिहार के प्रति, बिहार की समस्याओं के प्रति, बिहार के मतदाताओं के प्रति। तो जाहिर है कि उनका आकर्षण एकदम से बढ़ गया है। पहले कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो अनुभव ही नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं को वो लुभा पा रहे हैं या मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो दूसरी ही कहानी कहता है। और ये कहानी पूरे चुनाव की कहानी को बदलने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। कितना इम्पैक्ट होगा इसका, चुनाव नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, कितनी सीटों का इजाफा आरजेडी में या महागठबंधन की सीटों में होता है, ये तो हमें नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कहती हैं। अगली खबर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने जिगरी दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने मोदी के स्वच्छता मिशन की बखिया उधेड़ दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान हुई एक बहस में ट्रंप ने कहा कि भारत की हवा खराब है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा, चीन को देखिए, रूस को देखिए, भारत को देखिए, इनकी हवा कितनी खराब है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनकी सरकार के 2 आला मंत्री दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले एक डिबेट में ट्रंप ने भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि भारत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं इस महामारी से, क्योंकि वे आपको सही आंकड़े नहीं देते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान इस साल अप्रैल में ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी कि यदि उसने अमेरिका को क्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति नहीं की तो वाशिंगटन उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई करेगा। आपको याद दिला दें कि इसी साल फरवरी के महीने में मोदी ने नमस्ते ट्रंप नाम से गुजरात के अहमदाबाद में जोरदार कार्यक्रम किया था। नमस्ते ट्रंप नाम से जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर उनके स्वागत में यह कार्यक्रम किया गया था। इसमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप की गलबैयां करते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए देखा गया था। इसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी का परम मित्र है। मोदी खुद कई बार ट्रंप से बेहतर रिश्ते होने की बात कह चुके हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि ट्रंप ने यह भी कहा कि इस नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भारत ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। तो एक तरह से ट्रंप इस नमस्ते ट्रंप के जरिए अपना जो चुनाव प्रचार करना चाहते थे, या मोदी जी ने उनके चुनाव प्रचार की जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी हाउडी मोदी के बाद, वो उससे ट्रंप को बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अब जो मुद्दे उठ रहे हैं अमेरिकी चुनाव में, वो उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। और ये मुद्दे हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में जब से ट्रंप वहाँ हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि भारत पर वो लगातार दबाव बनाते रहे हैं। चाहे वो टैरिफ का मसला हो, टैक्सों का मसला हो, उस पर लगातार इस डिबेट में भी उन्होंने हमला किया। तो ये साफ दिख रहा है कि जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती है वो दरअसल हवाई है, उसमें कहीं कोई जमीन नहीं है। ये दिखावटी है, ये प्रचारात्मक ज्यादा है, उसके अंदर कंटेंट नहीं है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, तत्व नहीं है। और इसीलिए ट्रंप को परवाह नहीं है, ना तो नरेंद्र मोदी की परवाह है, ना ही भारत की परवाह है। वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं भारत पर, ताकि अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा रियायतें वसूल लें। और उस समय भी नमस्ते ट्रंप के लिए भी जब वो आए थे तो ढेर सारी सौगातें लेकर गए थे, आपको ध्यान होगा। तो अब ये अमेरिकी चुनाव में जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं, निश्चित रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं, मतदाता हैं, उनको भी इस पर असर डालेगी। और अभी तक लुभाने की कोशिश करते रहे ट्रंप, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि भारतीय मतदाता उनके हिस्से में नहीं आने वाले हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ हमेशा से झुके रहे हैं और इस बार भी और भी झुक जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अब भारत के बारे में लगातार दोनों बातचीत में, जो दोनों डिबेट होती हैं वहाँ राष्ट्रपतियों के बीच में 3 डिबेट होती हैं, एक नहीं हो पाई, तो दोनों डिबेट में उन्होंने इस तरह के आक्रमण किए हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं।
हाथरस घटना के बाद गाजियाबाद के करेरा में 236 दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की बात अभी प्रशासन मानने को तैयार भी नहीं है कि और भी दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि हाथरस में दलित लड़की के साथ बर्बरता करने के विरोध में कई दलित 2 नवंबर को तब बौद्ध धर्म अपनाएंगे। लेकिन इस बीच एक विवाद ये खड़ा हो गया है कि पुलिस और प्रशासन धर्मांतरण की बात नहीं मान रहे हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। करेरा गांव में दलित उत्पीड़न, भेदभाव और अपमान को लेकर नाराज हैं और हाथरस घटना के बाद से इस पर निर्णायक फैसले लेने की बात कर रहे हैं। जब 14 अक्टूबर को 236 दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की रिपोर्ट आई थी, तब भी सदियों से चले आ रहे दलित उत्पीड़न और भेदभाव की उनकी यही शिकायतें थीं। बौद्ध धर्म अपनाने का दावा करने वाले पवन वाल्मीकि ने कहा था, करेरा के 236 लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई के पड़पोते राजरतन अंबेडकर की उपस्थिति में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने कहा था कि वे पीढ़ियों से ऐसा भेदभाव और अपमान सहते आए हैं, लेकिन हाथरस मामले ने उनको हिलाकर रख दिया। हालांकि दलित इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए धर्मांतरण का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन उन दावों को खारिज कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें धर्मांतरण के कोई सबूत नहीं मिले हैं और जो दस्तावेज ग्रामीण दिखा रहे हैं उनमें कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शालीमार गार्डन निवासी मोंटू चंदेल वाल्मीकि द्वारा साहिबाबाद थाने में शिकायत दी गई। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की अफवाह और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आ गया जब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर दावा किया कि करेरा मामले का दाऊद इब्राहिम से संबंध है। इधर अपनी समस्याओं को लेकर करेरा के ग्रामीणों ने अब प्रशासन को ज्ञापन दिया है। तो एक बात बहुत साफ है कि हाथरस कांड में वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन और वहाँ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है, उससे दलित बहुत नाराज भी हैं, बहुत हताश भी हैं। उन्हें लग रहा है कि इस सरकार के रहते या इस निज़ाम के रहते उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है और उन्हें हिंदू धर्म के अंदर रहकर न्याय की उम्मीद नहीं करना चाहिए, इसलिए वो धर्म परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। तो उन्होंने धर्मांतरण किया, धर्मांतरण के पूरे प्रमाण हैं, धर्मांतरण के फोटो हैं, धर्मांतरण करने वालों की गवाहियां हैं। लेकिन चूंकि ये धर्मांतरण बीजेपी की सरकार, योगी सरकार, वहाँ के प्रशासन पर एक कलंक का टीका भी लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हाथरस की घटना और हाईलाइट होती है इससे, और दलितों का उत्पीड़न भी हाईलाइट होता है और उनके धर्म परिवर्तन से उनका हिंदुत्ववाद पर भी चोट पड़ती है। इसलिए उन्होंने इस घटना के न होने की बात करने लगे हैं और ये प्रचारित कर रहे हैं कि ऐसा कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं है और लोग धर्मांतरण ना करें या इस धर्मांतरण की पुष्टि न करें, इसके लिए एफआईआर दर्ज करके धमकाने की कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार का चरित्र है, निरंकुश और तानाशाह तरीके का षड्यंत्रकारी, वो यहाँ और भी अच्छे से देखने को मिल रहा है कि ये तो स्वतंत्रता है नागरिकों की, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये अधिकार संविधान देता है। और अगर वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं, उन्हें किसी ने प्रलोभन नहीं दिया और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया, तो फिर ये उनकी अपनी इच्छा है और उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार के काम करने का ढंग अलग है, सोच अलग है और दलितों के उत्पीड़न को लेकर उसकी चिंता अभी तक जाहिर नहीं हुई है। तो दलितों को इस तरह से भी दबाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो जातिवादी ढांचे में अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं दूसरे धर्म में जाकर, तब भी उन्हें रोका जा रहा है। तो एक तरह से उनकी घेरेबंदी की जा रही है कि आप उत्पीड़न भी सहो और यहाँ रहो भी और इससे मुक्ति की बात मत सोचो। तो ये पूरे बीजेपी का भी चरित्र है, योगी सरकार का भी चरित्र है और योगी सरकार प्रशासन और पुलिस का इसी तरह से इस्तेमाल कर रही है। तो ये बड़ी खौफनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश में दलितों की, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। उन पर पूरे प्रशासन की नज़र है, उन पर दबाव है, उन पर प्रशासन, पुलिस और सरकार का आतंक है और आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ाया जाता जा रहा है ताकि
दलित किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ मुखर ना हो पाए, सरकार की ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे सरकार बदनाम हो सकती है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए राजनीतिक दल खुद को तैयार करने में जुट गए हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ अन्य दलों की बैठक के बाद इनके प्रमुख नेताओं ने कहा था कि वे अपनी मांग को लेकर अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे। इन दलों ने एकजुट होकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन का गठन किया है। श्रीनगर के गुपकर इलाके में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट पार्टी के जावेद मीर और सीपीआई-एम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी मौजूद रहे। अब कोशिश इस बात की है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन को एक गठबंधन का आकार दिया जाए और उसके बाद संवैधानिक रास्ते पर चलकर अपने हक की आवाज को बुलंद किया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने सियासतदान हैं। इसके अलावा मरहूम पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन की भी गठबंधन में अहम भूमिका होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गठबंधन के कोर ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं। तो अब कश्मीर में जो मुख्य कश्मीरी पार्टियां हैं, कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें और बीजेपी का जो जम्मू में ज़्यादा उसका वजूद है उसको छोड़ दें, तो तमाम जो पार्टियां हैं, कश्मीरी पार्टियां हैं, वो एकजुट हो रही हैं धारा 370 की बहाली के लिए, राज्य का दर्जा फिर से लाने के लिए, 35A की बहाली के लिए। तो एक आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब फिर से करवट लेने लगी है। अगर केंद्र सरकार ने ये सोच लिया था कि धारा 370 हटाने के बाद और 1-1.25 साल तक इन नेताओं को जेल में बंद रखकर ये सारा मामला शांत कर लेगी, तो अब ये उसकी जो खुशफहमी है ये टूट जानी चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक तो इन नेताओं को जेल में ठूंस कर भी नहीं रख सकती थी। और अब जब बाहर आएंगे तो ये जाहिर है कि जनता का ज़बरदस्त दबाव है इन नेताओं पर। ये इसके अलावा कुछ और एजेंडे पर काम ही नहीं कर सकते अगर इन्हें राजनीति करनी है, क्योंकि वहाँ की जनता में ज़बरदस्त गुस्सा है। केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है उनके साथ, उनका विशेष दर्जा छीनकर उनका पूरी जो स्तर है उसको नीचे गिराकर और 1.5 साल में उन पर जो अत्याचार किए हैं केंद्र सरकार ने, जो दमन किया है, वहाँ मीडिया की कोई स्वतंत्रता नाम की चीज़ नहीं रहने दी है। तो एक तरह से गंभीर बहुत गहरी नाराज़गी है और उस नाराज़गी को स्वर देने के लिए राजनीतिक मंच अगर मिल जाता है तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। और अगर ये मुहिम तेज हुई और जिसकी पूरी संभावना है, और इसकी भी संभावना है कि इस मुहिम को कुचलने के लिए केंद्र सरकार हर हथकंडे आजमाएगी। हो सकता है फिर से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला के पीछे ईडी लगा दी गई थी, उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है, उन पर एक दबाव बनाया जा रहा है, आतंक बनाया जा रहा है कि अगर आप नहीं माने तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। और इस तरह से दूसरे नेताओं पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेंगी। ऐसे में ये नेता, ये संगठन और इनकी मुहिम किस तरह से आगे बढ़ती है देखना है। कैसे वो न्याय का दरवाज़ा खटखटाकर न्याय के रास्ते से, लोकतंत्र के रास्ते से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, केंद्र सरकार पर कितना दबाव बना सकते हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी जो अभी तक स्टैंड लेने से कतरा रही थी, वो किस तरह से इस अभियान से जुड़ती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में अभी जिन पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी आगे वाली राजनीति के लिहाज से। और अब बुलेटिन खत्म करने से पहले आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे देता हूं। भारत में एक्टिव मामले 6,65,000 के पार चले गए हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच गया है। अभी तक 38 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। अब ये हर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक बड़े ग्रुप में कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए उसको बोलते हैं। लेकिन ये अध्ययन कितना सही है इस पर अभी गौर करना पड़ेगा, इसकी और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। कोरोना की देसी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 4,17,00,000 के पार चली गई है।
तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन मित्रों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे फौरन सब्सक्राइब करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर कल हाजिर होऊंगा इसी वक्त कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।